नमस्कार सभी को। कल हमने बात की थी कि हम जो आहार ग्रहण करते हैं वह दो भागों में विभक्त होता है अंततः। प्रथम भाग जो है आहार कहलाता है और द्वितीय भाग जो है वो किट्ट कहलाता है। किट्ट के पुनः दो भाग में विभक्त हो जाता है। पहला भाग जो है वह घन होता है जिसे पुरुष की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय भाग द्रव रूप में होता है और यह द्रवमल मूत्र या श्वेत की संज्ञा पाता है। इस सार और किट्ट का विभाजन कोष्ठ में उंडुक के स्थान पर होता है, जहां पर सार भाग को अवशोषित कर दिया जाता है और किट्ट का विसर्जन कर दिया जाता है, जिसमें से घन भाग को पक्वाशय की ओर तथा मूत्र भाग को बस्ती की ओर पहुंचा दिया जाता है। अब यदि क्योंकि जो हमारा विषय है आज वह यह है कि मूत्र का यदि आप धारण करते हैं तो क्या होता है, तो किन किन अवयवों पर प्रभाव पड़ता है। वह अवयव हैं उंडुक, पक्वाशय, रुक, गमीनी, बस्ती और मूत्र मार्ग। उंडुक अर्थात सीकम, पक्वाशय यानी कि रेक्टम, वृक्क यानी कि किडनी, गवीनी अर्थात यूरेटर, बस्ती अर्थात यूरिनरी ब्लडर और मूत्रमार्ग अर्थात यूरेथ्रा। आप जब वेग धारण करते हैं तो प्राकृत वात गति का अवरोध हो जाता है, और जब प्राकृत वात गति का अवरोध हो जाता है तो बस्ती के द्वार में स्नायु संकोच हो जाता है, और स्नायु संकोच के फलस्वरूप मूत्र जो है वह आगे की ओर गति नहीं कर पाता और वहीं स्थिर रह जाता है। उस संचित मूत्र से दाब में या प्रेशर जो है वह इंक्रीज हो जाता है या दाब वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपको क्षूल का अनुभव होता है। परंतु यह स्थिति केवल एक बार करने से उदावृत की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। उसके लिए वो ये कहते हैं, चिरं धारयतो मूत्रम त्वरया न प्रवर्तते मे मानस्य मंदम व मूत्रातीत स उच्यते। यानी कि जब आप मूत्र को काफी समय तक धारण किए रहते हैं तब वहां पर मूत्र जो है वह मंद मंद वेग से नीचे की ओर उतरता है। इसको मूत्रातीत की संज्ञा दी गई। उसके पश्चात जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें वायु जो है वो विगुण हो जाती है और कुंडलाकार रूप धारण कर लेती है, जिसके फलस्वरूप अल्प मूत्र जो है वह वेदना के साथ प्रवर्तित या उतरता है। बस्ती द्वार का संकोच हुआ, मूत्र द्वारा वात का आवरण कर लिया गया और कुंडलाकार वात की स्थिति उत्पन्न हुई। मूत्र प्रवृत्ति अल्प व सशूल हुई और स्नायु संकोच जो थे उसकी स्थिति स्थापकता में कमी आ गई, अर्थात जो मंद मंद मूत्र उत्पन्न हो रहा था, मूत्र संचय के कारण अब रचनात्मक विकृति जो है वह उत्पन्न हो गई। क्रियात्मक विकृति के पश्चात मूत्र प्रवृत्ति के लिए अब आपको अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है, और जब आप अत्यधिक प्रयत्न या प्रयास करते हैं, आवश्यकता से अधिक प्रयत्न या जोर लगाने पर कुछ वाहिनियां जो है वो फट जाती हैं
जिसके कारण सशूल यानी कि वेदना के साथ रक्तमूत्र की प्रवृत्ति होती है और अधिक संकोच हो जाता है। अब जो तीसरी संप्राप्ति उत्पन्न हुई वह मूत्र संघ की हुई। प्रथम मूत्रातीत, वात कुंडलिका और मूत्र संघ। मूत्र संघ हुआ, उसके पश्चात बस्ती व कुक्षी में पीड़ा होने लगी। बस्ती व कुक्षी में पीड़ा के पश्चात बस्ती में शोथ उत्पन्न हो गया, जिसके कारण पूर्ण संकोच की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसको हमने मूत्र जठर की संज्ञा दी। मूत्रस्य वेगे अभिहते तद उदावर्तक हेतु कहा अपान कुपितो वायु उदरम पूरयेद वृषम। संपूर्ण बस्ती द्वार संकोच, जिसके कारण मूत्र के निकलने का मार्ग न रहा, जिसके कारण बस्ती आगमन व क्षूल की उपस्थिति हो, और जो वायु थी वो प्रतिलोम गति प्रारंभ करने को उद्यत हो गई। उसके पश्चात गवीनी द्वार यानी कि जो यूरेटर का जो द्वार था वह वृक्क में प्रवेश कर वृक्क को दुष्टि उत्पन्न करता है, यानी कि किडनी को इफेक्ट करने लगता है, जिसके कारण वृक्क क्षूल और शोथ यानी कि किडनी में पेन और स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है। वंक्षन प्रदेश में भेदनवित पीड़ा होती है, जिसके फलस्वरूप वृक्क साध उत्पन्न हो जाता है। साध से तात्पर्य क्या है? साध से तात्पर्य है कि वृक्क अपने कार्य को करने में अक्षम में हो जाता है। वृक्क का कार्य क्या है? वृक्क का कार्य है कि जो इंपॉर्टेंट घटक हैं मूत्र में उनको शरीर में अवशोषित कर लिया जाए और जो शरीर के लिए हानिकारक है उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु जब वृक्क साध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वृक्क इस प्रकार के कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है। प्रतिलोम वायु के द्वारा शिराशूल एकांग रूप से और विनाम यानी कि शरीर का झुक जाना सर्वांग रूप से लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसा हम पूर्व रूप में जब हमने नावेगान धारणी अध्याय पढ़ा था तब देखा था कि मूत्र वेग का धारण करने से शूल, आगमन, शिराशूल आदि लक्षण जो हैं वह उत्पन्न होते हैं। अगर मैं इसको और विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले वृक्क लेता हूं और उसको पूर्ण रूप में न ले घटकों में न देखकर पूर्ण अवयव के रूप में लूं तो यह मुझे मालूम है कि यह रक्त व मेद तथा मांस से बनी संरचना है। वात के द्वारा वृक्क पर क्या इफेक्ट हो सकता है? स्रंस। स्रंस का मतलब क्या होता है? स्रंसम शैथिल्यम, शिथिलता उत्पन्न कर दी। यह स्रंस स्थान विच्युतम, अपने स्थान से हट जाए तो मांसपेशियां, बंधन और स्नायु जब शिथिल हो जाते हैं तब स्रंस वृक्क स्रंस की स्थिति उत्पन्न होती है। रुजा तोद व्याधि, जो रुकी हुई वात है जिसे मूत्र ने आवृत कर लिया है, जिसके फलस्वरूप रुजा, तोद और व्यध आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। सिरा धमनी शोष, शोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो वृक्क का साइज है वह पूर्णतः वायु के संकोचात्मक होने के कारण पूर्ण रूप से पोषण न मिल पाने के कारण शोष की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पित्त का देखूं कि वृक्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो पाक, स्पर्शन, असहत्व, हाथ लगाते ही तीव्र वेदना होती है, दाह उत्पन्न होता है जो कि प्रायः शोथ के साथ होता है, और कोथ यानी कि गैंग्रीन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कफ का प्रभाव
दूषित कफ का प्रभाव यदि वृक्क पर देखें तो गौरव, शोथ, वृक्क प्रदेश में रुजा, वंशन प्रदेश में पीड़न, असहत्व इत्यादि उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात वृक्क की सिरा, धमनी, स्त्रोतस, वाहिनी आदि पर वात का प्रभाव देखें तो पुनः श्रंस यानी कि स्थान भ्रंश हो जाता है, शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। सिराएं, धमनी और स्त्रोतस जो है वह संकोचन व विस्फार की क्रिया को अच्छी तरीके से संपादित नहीं कर पाती हैं, जिसके फलस्वरूप मूत्र वहन में जो है वह कठिनाई आती है। संकोच हो जाता है सिरा में, धमनी में, स्त्रोतस में और वाहिनी में। इस संकोच के फलस्वरूप धमन कर्म जो होता है, जो कि धमनियों का कार्य है, उदाहरण के लिए लिया गया है, जैसे सिरा का काम सरण है, धमनी का कार्य धमन है, स्त्रोतस का कार्य श्रवण है और वाहिनी का कार्य वहन है। उन सब कार्यों को करने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि वह संकुचित हो गई। व्यास यानी कि या तो दो चीजें देखी हमने कि स्रंस हो गया, या तो संकोच हो गया या विस्फार हो जाएगा। मांस में शैथिल्य हो गया, जिसके कारण पुनः वहन कर्म में दिक्कत आती। साध, पुनः यदि सिरा साध होता है, धमनी साध होता है, स्त्रोतक साध होता है, शैथिल्य साध होता है, जिसके फलस्वरूप वहन कर्म जो है वह मंद हो जाता है। और यदि सौशीर्य उत्पन्न हो जाता है सिरा, धमनी, स्त्रोतस आदि में, तो वह इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है। शोष उत्पन्न हो जाता है अंततः और स्तंभ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वायु जो है वह आगे की ओर गति न कर प्रतिलोम गति को स्थापित करती है, जो कि उदावर्त की संप्राप्ति से संबंध रखती है। उसके पश्चात हम यदि देखें कि सिरा, धमनी, स्त्रोतस और वाहिनियों पर पित्त का प्रभाव पड़ता है, तो पाक, दाह और क्लेद, यह जो है वह सिरा धमनी पर प्रभाव पड़ता है पित्त का। और कफ के कारण सिरा, धमनी, स्त्रोतस और वाहिनियां जो है वह कठिनत्व को प्राप्त हो जाती है, और यदि कफ अधिक हो तो उपलेप को प्राप्त हो जाती है। यदि कफ कम है तो काठिन्य, अधिक है तो उपलेप हो जाता है और अंततः शोथ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गवीनी, यूरेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूर्ण वाहिनी व्यास हो सकता है, आकार में वृद्धि हो सकती है, संकोच हो सकता है, आकार में कमी हो सकती है, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रुति आदि कारण हो सकते हैं जो कि वात को दर्शाते हैं। वाहनी संकोच हो सकता है, शोष हो सकता है, स्तंभ हो सकता है। गवीनी में पाक, यूरेटर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यूरेटर में दाह जो कि पित्तज अश्मनी को दिखाता है। और पुनः गवीनी में यदि कफ की अधिकता हो जाए तो उपलेप हो जाएगा, और यदि गवीनी में कफ की कमी हो गई तो रचनात्मक प्रकृति के फलस्वरूप काठिन्यता की स्थिति यूरेटर में उत्पन्न हो जाएगी। यूरेटर जो है वह स्थिति स्थापन उत्पन्न करेगी। बस्ती, मेद धातु व स्नायु प्रधान अवयव। हमको मालूम है कि बस्ती जो है वह मेद धातु व स्नायु प्रधान अवयव है, और मेद धातु व स्नायु प्रधान अवयव है बस्ती, और वात के कारण उसमें स्रंस, साध, तोद, रुजा, व्याधि और व्यास पूर्ववत उत्पन्न हो जाते हैं। दाह व पाक पित्त के कारण और गौरव व काठिन्य बस्ती के कारण उत्पन्न होता है। जो बस्ती का द्वार है वह स्नायु प्रधान द्रव्य है, जिसके फलस्वरूप संकोच वेगावरुद्ध जन्य होता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र जो है वह आगे की ओर प्रोपेल या गति नहीं कर पाता है। बाह्य घटक संकोच अष्ठीला की उत्पन्न हो सकती है,
जिसको हम पौरुष ग्रंथि वृद्धि कहते हैं, यानी कि बिनाइन हाइपरप्लेसिया उत्पन्न हो जाता है। मूत्राशय द्वार स्थित अश्मरी द्वार जो है वो अवरोध भी उत्पन्न कर सकती है। व्यास यानी कि मेद स्नायु विकृति के कारण विस्फार हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बस्ती अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। 7 संकोच विस्फार कर्महानि, यह जो है वो बस्ती का कार्य है, जिसके कारण बस्ती जो होती है वह, हमने कहा जैसे कि वह स्नायु प्रधान अवयव है, जिसके कारण उसका कार्य क्या है कि मूत्र को आगे की ओर बढ़ाना, और वह किस प्रकार से करती है, संकोच और विस्फार क्रम के द्वारा करती है। पित्त के द्वारा बस्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस्ती द्वार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाह, पाक, स्तुति यानी कि रक्तस्राव हो सकता है, और अंततः क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुनः कफ के कारण काठिन्य और उपलेप और कंडू आदि लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्र, मूत्र जो हो वह मूत्र संग, जैसा कि हमने पूर्ववत संप्राप्ति विवरण में देखा था कि मूत्र संग हो गया, श्यावर्ण का मूत्र निकलने लगा, अरुणवर्णीय मूत्र निकलने लगा, या कषाय वर्ण का मूत्र निकलने लगा। मूत्र का पित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि दाह, कटु, अम्ल, पांडु व अरुण वर्जित मूत्र जो है वह उत्पन्न होगा, और कफ के कारण श्याव वर्ण का और श्वेत वर्ण का मूत्र उत्पन्न होगा, जो कि मधुर रसात्मक स्थिति लिए होगा, और मूत्र भी जो है वह अत्यधिक आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि वृक्क को देखते हैं। वृक्क में जो लक्षण जो है संवेद्यता और परीक्षण पद्धति, हाउ टू एग्जामिन वृक्क। सबसे पहले अगर मैं सरंस लक्षण देखता हूं, सवाल ये उठता है कि संवेद्यता क्या होती है। आपने दो चीजें सुनी हुई होंगी, बोलो पानी दे देना, साइन एंड सिम्टम्स, चिन्ह व लक्षण। चिन्ह जो है वह वैद्य के द्वारा पता किया जाता है, और लक्षण जो है वो रुग्ण के द्वारा बताए जाते हैं। तो संवेद्यता का अर्थ ये है कि वह किसके द्वारा पता किया, लक्षण जो है या चिन्ह जो है। वैद्य संवेद्यता का मतलब है कि चिन्ह जो है वो हमें कैसे देखने हैं, और रुग्ण संवेद्यता का मतलब क्या है कि जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो रोगी के द्वारा बताए जाएंगे। सरंस, अब रुग्ण को पता नहीं चलेगा कि किसी प्रकार का शैथिल्य मुझे उत्पन्न हो गया है, वो वैद्य के द्वारा उत्पन्न होगा। वैद्य कैसे प्राप्त करेगा, तो उसको ज्ञान करने के लिए उसके उपाय हैं कि वह प्रश्न कर सकता है, वह प्रत्यक्ष देख सकता है या अनुमान कर सकता है। सरंस की स्थिति जो है वह अनुमान गम्य है। मांसपेशी शैथिल्य, मेदोक्षय, स्नायुबंध शैथिल्य, क्वचित पृष्ठभाग में स्पर्श करने पर ऐसा लगता है कि विशेषकर विशिष्ट भाग, अगर वो दक्षिण प्रदेश में राइट साइड में यदि हाथ रखकर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि यह जो है उसको पैल्पेबिलिटी की स्थिति जो है वह दिखती है। प्रत्यक्ष कैसे देख सकता है कि वो एक्सरे करा सकता है या अल्ट्रासाउंड करा सकता है। रुजा, तोद और व्याधि यह रुग्ण के द्वारा बताया जाता है। वैद्य प्रश्न करता है कि किस स्थान पर आपको रुजा, तोद या व्यध उत्पन्न होता है, तो वह बताता है कि वृक्क प्रदेश में, वंक्षण प्रदेश में और दक्षिण प्रदेश में होता है, यानी कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं, विशिष्ट काल में। विशिष्ट काल यानी कि वात के किसी काल में उत्पन्न हो रहे हैं या पित्त के किसी काल में, क्योंकि रुजातोद व्याधि जो है वह वात के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या वात के काल में यह रुजातोद व्यध उत्पन्न हो रहा है, यह सतत कंटिन्यूअसली द पेशेंट सफरिंग फॉर रुजातोद एंड व्यध। नंबर 3, क्या पतन आदि का, यानी कि कोई चोट आदि, इस तरह के गिरने आदि का या आघात इत्यादि का कोई इतिहास है। अश्मरी, स्टोन आदि का कोई हिस्ट्री है। मूत्र वेग पूर्ण होने पर क्या लक्षण होते हैं।
मूत्र यदि उत्सर्ग कर देता है तब क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उष्ण उपचार का क्या परिणाम हुआ, क्योंकि वात के विरुद्ध हमें शीत के विरुद्ध उष्ण उपचार करते हैं, और उष्ण उपचार का परिणाम क्या होता है, रोग के लक्षण कम हो गए, ज्यादा हो गए, या कोई परिणाम नहीं आया। विशिष्ट क्रिया या विशिष्टता या अन्य पदार्थ से क्या लक्षण में कोई वृद्धि होती है, इस प्रकार के प्रश्न हमें रुग्ण से करने पड़ते हैं। शोष वैद्य भी बता सकता, वैद्य बताता है, और हमको इसमें आप्तवचन का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, प्रत्यक्ष यदि हम देखना चाहते हैं तो पेल्विक रीजन का यूएसजी देखना पड़ेगा, जिसमें हमको दिखाई देगा कि जो प्राकृत आकार है वृक्क का वह अपेक्षाकृत कम हो गया है। साल यह भी वैद्य संवेद्य होता है, अनुमान गम्य होता है, उसे मालूम पड़ता है कि कार्यहानि हो गई है। यूरिन एग्जामिनेशन हम कराते हैं, उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि जो घटक शरीर के लिए आवश्यक थे वह बाहर निष्कासित हो गए, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम एक्सेट्रा। उसके पश्चात हमने रक्त की जांच कराई, जो कि रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। घटक जो मूत्र द्वारा निष्कासित नहीं होने चाहिए थे उनकी मात्रा जो है वो ब्लड में दिखाई देती है, जैसे सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होता है, ब्लड यूरिया आदि बढ़े हुए मिलते हैं। पाक रक्त में यदि पाक होता है तो यह भी वैद्य संवेद्य है, यानी कि वैद्य के द्वारा पता किया जाता है। सहचारी लक्षण होते हैं, सहचारी लक्षण जो कि लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे वृक्क वंक्षण प्रदेश में पीड़न असहत्व है, तीव्र रुजा है, सपूय यानी कि पस आ रही है, विस्त्र गंध का मूत्र जो है वो रोगी त्याग कर रहा है, और रोगी जो है वह उष्ण और तीक्ष्ण हेतु यानी कि हॉट और स्पाइसी चीजों को खाने का इतिहास यदि उसको मिलता है, यूएसजी पेल्विस किडनी, उसमें हम देखते हैं कि व्रण विद्रुति आदि का व्यच्छन यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होगा, वेदर इट इज ए अल्सर और वेदर इट इज ए एब्सिस। यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे जहां पर हमको पस सेल की स्थिति देखनी होगी, यदि पस सेल आ रही है तो वैद्य यह तय करेगा कि यह वृक्क में पाक की स्थिति है। दाह यह रुग्ण संवेद्य है। प्रश्न करेंगे, प्रश्न वैद्य करेगा कि स्थान वृक्क प्रदेश में बाह्य और अंतर्गत संवेदना हो रही है और मूत्र विसर्जन के पश्चात दाह में कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है, और क्योंकि दाह हो रहा है तो वैद्य को शीत उपचार देना पड़ेगा, और यदि शीत उपचार का परिणाम क्या हुआ, दाह में कमी हो गई, वृद्धि हो गई, या कोई परिणाम नहीं निकला, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर जो है वह रुग्ण से वैद्य को प्राप्त होते हैं। गौरव रुग्ण संवेद हम जानते हैं कि ये कफ का लक्षण है। प्रश्न वैद्य के द्वारा किया जाएगा। लक्षण कफ के काल में उत्पन्न हो रहे हैं, यह सतत रूप से गौरव रहता है या मूत्र विसर्जन के पश्चात क्या परिणाम रहता है, और उष्ण उपचार यानी कि जो कफ का लक्षण है उसके विरुद्ध मुझे उष्ण उपचार करना पड़ेगा, जिससे कि लक्षणों में वृद्धि हुई, कमी हुई, या कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। शोध पुनः यह कफ का लक्षण है, वैद्य के द्वारा अनुमान गम्य रूप में प्राप्त किया जाता है। शूल पीड़न असहत्व प्रदेश और सरक्त मूत्र प्रवृत्ति जो है वह होती है। प्रत्यक्ष रूप में यूएसजी पेल्विस किडनी की नेफ्राइटिस आदि इस प्रकार के लक्षण देखकर रोग निश्चय कर सकता हूं। यूरेटर में मुझे क्या देखना पड़ेगा, व्यास जो कि वैद्य संवेद्य है, एक्सरे के यूबी मध्य आकार में मुझे दिखेगा कि वृद्धि हो गई। संकोच पुनः यह अनुमान गम्य है, पुनः मुझे एक्सरे के यूबी मध्य मार्ग जो है वो संकुचित दिखाई देगा। उपलेख कफ का लक्षण है, पेल्विस में बाह्य में मुझे कोई अर्बुद, ग्रंथि, विद्युति एक्सरे करवाने पर देखने पड़ेंगे। काठिन्य पुनः कफ का लक्षण है, कफ क्षय का लक्षण है। कफ लक्षण जो है वो अनुमान से बस्ती प्रयत्न मूत्र पूछने में अधिक समय लग रहा है, यानी कि मूत्र को पहुंचने में बस्ती में अधिक समय लग रहा है और मूत्र विसर्जन करने में भी टाइम लग रहा है। एक्सरे कराते हैं, केयूबी कराते हैं, तो वहां पर
हाइपरट्रोफाइड यूरेटर जो है वह तो कहीं नहीं है। स्तंभ वैद्य के द्वारा ज्ञान किया जाता है। प्रश्न किया जाता है, क्या तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है? और वो पीठ में दर्द जो है वो क्या उदर की तरफ या इंग्वाइनल रीजन की तरफ आता है या पृष्ठ से उदर की तरफ जाता है? शोष वैद्य शोष एवं पाक ये दोनों वैद्य के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। एक्सरे के यूवी वृक्क पाक पृष्ठ से कटी प्रत्यात्म लक्षण और प्रयत्नशूल जो है वह देखा जाता है। दाह रुग्ण संवेद्य है। वृक्क प्रदेश में बस्ती प्रत्यात्म लक्षण स्थान मूत्र विसर्जन से उत्तर परिणाम क्या आ रहा है? वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है या कोई फर्क नहीं? और पुनः शीत उपचार किया जाएगा, परंतु फिर भी मुझे यह ज्ञात करना आवश्यक है कि क्या शीत उपचार के पश्चात वृद्धि, कमी या कोई फर्क आया? और शोथ वृद्ध संवेद्य होता है। यूएसजी पेल्विस और एक्सरे मुझे करवाना पड़ेगा। बस्ती यूरिनरी ब्लडर सन्स उभय संवेद्य। यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट को भी पता चलता है, रुग्ण को भी पता चलेगा और वैद्य को भी पता चलेगा। दर्शन करने पर मालूम पड़ेगा कि स्त्री को सिस्टोसील और पुरुष को वृद्धि रोग या हर्निया आदि की शिकायत हो गई। प्रश्न किया रुग्ण से कि मूत्र स्वयं आ जाता है कि प्रयत्न करना पड़ता है? मूत्र उत्सर्ग के समय क्या लक्षण रहते हैं? मूत्र वेग में वृद्धि है या क्षय है? कास या शौथ यानी कि खांसने या छींकने के समय क्या मूत्राशय के हिलने या डुलने का पता चलता है? साथ यह वैद्य संवेद का है अनुमान गम्य। प्रश्न किया जाता है कि मूत्र उत्सर्ग के बाद जो पुनः वेग की प्रवृत्ति हो जाती है, मूत्र बस्ती पूर्ण होने पर भी बस्ती संकोचन नहीं होता है, मूत्र वेग की संख्या कितनी है? वृद्ध हो गई, ज्यादा बार आ रहा है, और ज्यादा बार आ रहा है तो कितना ज्यादा आ रहा है, और कम हो गया है तो कितना कम हो गया है, और एक वेग में मूत्र संख्या यानी कि एक बार में कितनी बार कितना मूत्र आ जाता है। पुनः मुझे एक्सरे के यूवी यूएसजी ब्लैडर शेप ऑफ डिस्टेंडेड ब्लैडर भी देखना पड़ेगा। तो रुजा और व्याधि यह रुग्ण संवेद्य है। रोगी बताता है कि मुझे चिकित्सक को कि मुझे पीड़ा होती है। वैद्य के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि कहाँ पर? अधोनाभि प्रदेश में। लक्षण विशिष्ट काल में या सतत? मूत्र वेग उत्सर्ग परिणाम क्या रहा? वृद्धि हो जाती है पीड़ा में या क्षय हो जाता है या कोई फर्क नहीं आता है? विस्फार हो गया व्यास। यह पता वैद्य को पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? स्पर्श करके। इस बस्ती आगमन का वैद्य को अनुमान होगा स्पर्श करके। प्रश्न करेगा वैद्य से, मूत्र प्रवृत्ति का स्वरूप क्या होता है? मूत्र संचिति में वेदना के साथ आता है या बिना वेदना के आता है? और एक्सरे के यूवी यूएसजी पेल्विस कराऊंगा, इससे आकार वृद्धि का पता चलेगा। पाक जैसा कि मुझे यह पता है कि यह पित्त का लक्षण है, वैद्य के द्वारा पता किया जाएगा। सहचारी लक्षण देखेगा कि अधोनाभि प्रदेश में पीड़न असत्व या टेंडरनेस है, तीव्र रुजा आ रही है, पूर्ण तरह से कार्य हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मूत्र प्रवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, मूत्र औष्ण्य यानी कि गर्म मूत्र जो है वो तो नहीं आ रहा है, विस्त्रगंधी मूत्र तो नहीं आ रहा है, या मूत्र के साथ पस सेल्स या सपूय मूत्र तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, मूत्र का कलर जो है वह पीत वर्णी तो नहीं है। यूएसजी ब्लैडर कराकर मैं देखूंगा कि व्रण या विद्रधि, इस प्रकार की डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी मुझे करनी पड़ेगी। और यूरिन भी देखूंगा कि उसमें पस सेल्स की प्रेजेंस तो नहीं है। गौरव यह रुग्ण के द्वारा पता किया जाता है। वैद्य के द्वारा रुग्ण से प्रश्न किया जाता है कि स्थान क्या है? अधोनाभि कोश। चक्रमण परिणाम चलने फिरने से वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है या कोई परिणाम नहीं आता? और मूत्र विसर्जन के पश्चात वृद्धि, क्षय या कोई परिणाम नहीं आता? काठिन्य दोनों को पता चलता है, रुग्ण को भी और वैद्य को।
काठिन्य, अधुनाभि प्रदेश में वैद्य जो है वह रुग्ण को स्पर्श करके काठिन्य का पता करता है। प्रश्न करता है कि यह काठिन्य आपको विशिष्ट काल में हो जाता है, स्थान देखता है और मूत्र उत्सर्ग के परिणाम के पश्चात क्या ये काठिन्य चला जाता है। शोध, ये वैद्य के द्वारा पता किया जाता है। अनुमान के द्वारा संचारी लक्षणों को देखता है। अधोनाभि पीड़न असहत्व देखता है, तीव्र रुझा देखता है, सरक्त मूत्र प्रवृत्ति, यूएसजी, एक्सरे, केयूबी और सिस्टोस्कोपी आदि जो है वो वैद्य के द्वारा परीक्षण कराए जाते हैं। मूत्र परीक्षण किस प्रकार से होता है? मधुर मूत्र है। आपके सभी सवालों के जवाब में जो हमारा ग्रुप है आयुर्वेद संभाषा उसमें रेज कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर दे दूंगा। सबसे पहले मूत्र परीक्षण में हम रस का अनुमान करेंगे। मधुर, मधुगंधी है, पिपलिका प्रिय। यदि मधुर गंध आ रहा है इट मीन्स कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। आपने यूरिन टेस्ट कराया और उसमें ग्लूकोज मिला तो आपको यह मालूम हो जाना चाहिए कि मधुर रस की वृद्धि हो गई। अम्लगंधी, यदि एसिडिक पीएच 7 से कम है। लवण, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स इन यूरिन। कटुगंधी, एल्कलाइन, पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है। लवण मूत्र, अब अगर यदि आप अध्याय 1 देखेंगे दीर्घ जीवनी है, वहां पर जो मूत्र का रस बताया गया है वह लवण बताया गया है। लवण रस का कंपोजिशन देखता हूं मैं तो उष्ण, यहाँ पर 3+ का मतलब यह है कि लवण उष्ण अत्यधिक होता है, स्निग्ध और गुरु, इस प्रकार से उसका महाभौतिक कॉम्बिनेशन है। पांच भौतिक तत्व देखें तो अग्नि प्लस जल है, और महाभूतों के गुणधर्म हम यदि देखें तो अग्नि उष्ण प्लस तीक्ष्ण और जल द्रव प्लस स्निग्ध। गुणधर्म देने के पश्चात मेरा कर्तव्य है कि मैं गुण कर्मों पर भी ध्यान दूं। तो उष्ण स्वेदन, मूर्छा और दहाकर, और तीक्ष्ण गुण जो होते हैं वो दाह, पाककर और श्रवण की क्रिया करते हैं, और जो द्रव है वह क्लेदन की क्रिया जो है वह करता है और मूत्र क्लेद को उत्पन्न करता है। बारंबार सदहा उष्ण मूत्र प्रवृत्ति होती है। मूत्राशय द्वार या मेड प्रदेश में दाह होता है। मेट्र में पाक हुआ या बस्ती पाक हुआ यह अरिष्ट लक्षण है। बस्ती द्वार में क्लेद उत्पन्न हुआ या स्राव उत्पन्न हुआ यह पुनः अरिष्ट लक्षण है। गुण उष्ण, सदाह मूत्र और मूत्र औष्ण्य, इस प्रकार के लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं जब लवण मूत्र होता है। मूत्र स्रोत पर कार्यकारी द्रव्य कौन कौन से होते हैं? चरक कहते हैं कि जो मूत्रल द्रव्य की आपको आवश्यकता पड़ेगी उदावृत को दूर करने के लिए, तो मूत्र यानी कि जो सृष्ट मूत्र कर है, त्रपुष यानी कि खीरा, कूष्मांड, पेठा, विदारी कंद, इक्षु, इक्षु जो है वह श्रेष्ठ मूत्रल द्रव कहा जाता है। गन्ना, वाघभट, गोड़, इक्षु, द्राक्षा, निष्पाव, व्रीहि, विदारी कंद, शूक धान्य और त्रपुष। भाव प्रकाश कहते हैं धान्य, विदारी कंद, द्राक्षा, दुग्धिका, ताल, वृक्षगंधी, गौक्षूर, वृक्षादनी, गौक्षूर, पुनाणवा, कुशीर, पाषाण वेद, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा और उत्कट। जो तृण पंचमूल बताए गए हैं, कुश, काश, दर्भ, नल और कांडेक्षु, वह भाव प्रकाश ने मूत्रल द्रव्यों के अंतर्गत लिए हैं। मूत्र विशोधन, बस्ती विशोधन और बस्ती वर कार्य यानी कि बस्ती पर कार्य करने वाले। वाघभट्ट कहते हैं उष्ण जल दे दीजिए। फाणित, फाणित यानी कि गन्ने के रस से शक्कर प्राप्त करने के पश्चात जो गाढ़े भूरे रंग का द्रव्य शेष बचता है उसको फाणित कहा जाता है। नारी के जल दे दीजिए और कूष्मांड देगी। भाव प्रकाश कहते हैं कि पाषाण भेद, वर्जीनिया लिगुलेटा, गौक्षुर, ट्राइबलस ट्रिस्टिस, वंश, नारिकेल, बचा, एकोरोस कैलोमस, द्वीपांतर बचा और गुंद्रा जो है वो मूत्र विशोधन का कार्य करते हैं।
बीच में मैं रुक जाता हूं क्योंकि मेरा गला जो है वो थोड़ा सा थक जाता है। बस्ती रोग नाशक भाव प्रकाश कहते हैं लता कस्तूरी नल और वीर तरु आदि जो होते हैं वो बस्ती रोग नाशक होते हैं। मूत्र कृच्छ नाशक चरक के अनुसार बॉक्सुर दधी तक्र कंटकारी और दुग्ध। वाग्भट्ट के अनुसार परशुकादिगण वीरव्रतादिगण पूषकादिगण श्यामादिगण। सुश्रुत के अनुसार वीरव्रतादिगण वीर तरु जिसको पुष्पी कहा जाता है, सहचर दर्भ वृक्षादनि गुंद्रा नल कुश काश पाषाण भेद अग्निबंध शौनाक कुंटिका इंदिवर सुवर्चल और कोक्ष। वृत्त्यादि गण के अंतर्गत वृहति कंटकारी कुटज पाठा यष्टिमधु। पूषकादि गण में पूषक सैंधव शिलाजितु काशीश पुष्पकाशीश हिंगू और तुत। पारुषकादिगण पारुषक द्राक्षा कटफल दाड़िम राजादन कटकफल शाकफल और त्रिफला और तृण पंचमूल कुश काश नल दर्भ और कांडेक्ष। भाव प्रकाश ने काफी लंबे चौड़े द्रव्य दिए। हरित की तुम्ब्रू वंशलोचन पाषाण भेद कूष्मांड एला कुशीर गुणुचि बॉक्षुर वेतस महाबला वंश कुश काश शर मुंडी पलाश वरुण नारिकेल कपुष और द्राक्षा। मूत्रकच्छ वातज चिकित्सा क्योंकि ये माना जाता है कि अपान वायु की दृष्टि जो है उसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। शुश्र कहते हैं गोक्षुर यूज कीजिए, पाषाण भेद कुंभी अकुशा कंटकारी पला शतावरी रासना वरुण गिरिकर्णिका विदारिका। वाग्भट दशमूल बला एरंड यव शतावरी पुनर्नवा कुलत कोल और पाषाण भेद। चरकानुसार पुनर्नवा एरंड शतावरी पत्तो वृश्चिर बला पाषाण भेद दशमूल पदर और यव। योग रत्नाकर के अनुसार गुड़ुचि शुंठी आमलकी अश्वगंधा और गोक्षु। चरक जो है वो मूत्र विरजनी अध्याय भी बताते हैं। पद्म उत्पल नलिनी कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र यष्टि मधु प्रियंगु और धातु की। मूत्रकच्छ योग रत्नाकर के अनुसार कुछ योग बताए गए हैं। मूत्रकच्छ के लिए योग रत्नाकर ने गोक्षुर शतावरी यवक्षा नारिकेल द्राक्षा द्रावी यष्टि मधु कुश काश शालपर्णी एला कतक विदारी इक्षु और आम्लकी द्रव्यों का प्रयोग बताया है। चूर्ण के रूप में आप एलादि खजूर आदि और त्रिफलादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ के रूप में तृण पंचमूल क्वाथ हरितक्यादि क्वाथ शतावरी क्वाथ विदार्यादि क्वाथ त्रिकंटकादि क्वाथ गोक्षुरादि क्वाथ यवादि क्वाथ या पाषाण भेद आदि क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। गुटका के रूप में त्रिकंटकादि गुग्गुल जिसे आप गोक्षकारी गुग्गुल के रूप में भी जानते हैं क्योंकि त्रिकंटक जो है वह गोक्षुर का पर्याय है। घृत शतावृद्यादिघृत त्रिकंटकादिघृत शतावृद्यादिघृत। रसकल्प चंद्रकला रस लघु लोकेश्वर रस व्यक्रांत रस रसादि योग। मूत्राघात में योग रत्नाकर कहते हैं कि आप गोक्षुर पाषाण भेद शौनाक अपामार्ग गुंद्रा कुश काश और सहचर और इक्षु का प्रयोग कीजिए। चूर्ण के लिए आप उशीर आदि चूर्ण स्वदार्भ्य चूर्ण स्वगुप्ताद्य चूर्ण क्वाथ नलादि वीरवर्तादि गोक्षुरादि दशमूलादि निदग्ध आदि शतावरी घृत चित्रकाद शुद्र अर्धभाग और धान्यक गोक्षुरादि घृत का प्रयोग किया जा सकता है और रस के रूप में चंद्रकला रस और वैक्रांत गर्भ रस का प्रयोग किया जा सकता है।
रस रत्न समुच्चय जो है वो मूत्र कच्छ में लघु लोकेश्वर रस, मूत्र कच्छांतक रस और विदार्य आदि योग को प्रशंसित करता है। वैशिष्ट्य रत्नावली में मूत्र कच्छ के लिए गंधक आदि योग, विदार्य आदि योग, धात्र आदि योग, दुरालाभिक दिक्वात, तारकेश्वर रस और त्रिनेताक्ष रस की जो है प्रशंसा की गई है। अब तक आज जो हमने किया वो हमने एक तो ये देखा कि उदावर्त के कारण कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, वातज, पित्तज और कफज यानी कि क्रियात्मक, ऊष्मात्मक और रचनात्मक परिवर्तन क्या क्या आते हैं, वह लक्षणों की परीक्षण पद्धति कैसे होती है, और उसके पश्चात हमने देखा कि एक हमने समुच्चय बना लिया कि क्या क्या जो है वो दिए हुए हैं, परंतु अभी आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस की कंडीशन में करेंगे, और मूत्र परीक्षण के बारे में भी हमने बात की। इसके लिए हमको भी 3-4 महीने चाहिए कि हम किसी भी किडनी डिसऑर्डर को किस तरह से ट्रीट करें। ये मैंने आपको एक कंपाइलेशन जो है वो एक दे दिया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, कोई कुछ कह रहा था? कोई कुछ कह रहा था क्या? नहीं नहीं सर, सर, सब थैंक यू ही कह रहे थे। आपको सर। ठीक है जी, धन्यवाद। गुड नाइट, थैंक यू। सर टेक केयर। गुड नाइट सर। Thank you, sir. Good night, sir.